लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल है उसके पीछे जिस एक इंसान का नाम सबसे आगे है वो है पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, जिसे कोई जिहादी जनरल कहता है तो कोई भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसे देश से भी वो कभी हाँ और कभी ना वाले रोल में रहता है, और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तो वो सुनता ही नहीं। मतलब ये कि कोई उसका दोस्त नहीं है। एकदम वही हालात हैं जो पाकिस्तान के एक और जनरल जियाउल हक के समय थे। तो क्या आसिम मुनीर भी जियाउल हक के रास्ते पर चल रहा है और क्या उसका भी वही अंजाम होगा? अब मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके जानने के लिए आपको ये वाली कहानी सुननी पड़ेगी। साल था 1988 और तारीख थी 17 अगस्त। भरी दोपहरी में पाकिस्तान के बहावलपुर के ऊपर एक जहाज उड़ रहा था। यह अमेरिका का खास जहाज हरक्यूलिस C-130 था। यह जहाज उड़ा था नए अमेरिकी टैंक MI एब्राम्स की टेस्टिंग को देखने के लिए। इस प्लेन में आमों की एक टोकरी भी रखी हुई थी जो बहावलपुर में किसी काम के लिए ले जाई जा रही थी। लेकिन लैंडिंग से पहले अचानक प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई। एयरबेस से करीब 18 किलोमीटर दूर कुछ गांव वालों ने आसमान में देखा कि यह जहाज बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह हवा में कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा था। तीसरे लूप के बाद वो सीधे नाक के बल रेगिस्तान में गिरा और चारों तरफ आग का एक गोला फैल गया। इस प्लेन में बैठा कोई भी शख्स नहीं बचा, लेकिन इस प्लेन के मलबे में एक ऐसे शख्स का नाम बाहर आया जिसने पाकिस्तान की राजनीति को बदल कर रख दिया। यह नाम कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के तानाशाह जनरल मोहम्मद जियाउल हक का था। वैसे तो प्लेन क्रैश उस दौर में होते रहते थे, लेकिन यह कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। यह वो घटना थी जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अंदर तक हिला दिया था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत, अमेरिका, इजराइल और रशिया सभी बड़े देश इस क्रैश पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। पहले तो यह कहा गया कि तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन इस क्रैश में जियाउल हक के साथ साथ अमेरिका के राजदूत, पाकिस्तान के बड़े जनरल्स और ISI के टॉप अधिकारी भी मारे गए। यहीं से निकली कहानी कि यह एक्सीडेंट महज इत्तेफाक नहीं था। जियाउल हक का राज खत्म करना कई देशों के एजेंडे में था। वो अफगान जिहाद का चेहरा था, भारत का दुश्मन नंबर 1 था और अमेरिका का कभी दोस्त तो कभी सिरदर्द था। तो क्या ये मौत थी या फिर सोची समझी साजिश? क्या इस क्रैश में CIA का हाथ था या रॉ ने इस क्रैश की प्लानिंग सोची? हादसे से कुछ घंटे पहले की चालें क्या चली गई? उन आम की टोकरियों में क्या सचमुच आम थे या कुछ और क्या थी जहर के इंजेक्शन की अफवाहें और वो रिपोर्ट्स जो आज तक CIA की फाइलों में दबी हुई हैं? इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान के इतिहास में जनरल जियाउल हक एक ऐसा नाम थे जिसे पाकिस्तान में भगवान की तरह भी पूजा जाता था और एक चालाक तानाशाह की तरह भी। कभी जुल्फिकार अली भुट्टो के बेहद खास कमांडर रहे जियाउल हक ने उन्हीं का तख्ता पलट किया था और पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो बंदर कहते थे, वो रातों रात पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन इसी ताकतवर इंसान की जब प्लेन क्रैश में मौत हुई तो वो गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाई। जिया ने 11 साल के अंदर इतने दुश्मन बना लिए थे कि हर कोई उनका कातिल नजर आने लगता है। जिया ने सोवियत संघ को नाराज कर दिया था क्योंकि अफगानिस्तान में जब साल 1979 में सोवियत ने इन्वेड किया तो जियाउल हक अमेरिका के साथ खुलकर आ गए। जिया सिर्फ पाकिस्तान के शासक नहीं रह गए थे बल्कि अमेरिका के लिए एक मोहरा बन गए थे, एक ऐसा मोहरा जो अफगान जिहाद का नेता था। अमेरिका के सपोर्ट से जिया को अच्छी खासी फंडिंग मिली। CIA ने उसे अरबों डॉलर दिए, हथियार दिए और अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान को बेस बना दिया। इसी बेस से निकले थे ओसामा जैसे खतरनाक आतंकी। इसी बीच पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया ने फांसी दिलवा दी तख्ता पलट करने के बाद। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भुट्टो ने ही जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया था। लेकिन भुट्टो को धोखा देकर जियाउल हक ने सत्ता पलट दी और उसके बाद भुट्टो को फांसी पर भी चढ़वा दिया गया।
इस कदम से जुल्फिकार से नफरत करने वाले लोग और भी हो गए थे। इसी बीच भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाले का एनकाउंटर हुआ था। रॉ की थ्योरी थी कि भिंडरवाले की मदद में जियाउल हक का हाथ था। इन्होंने खालिस्तानियों की मदद की थी। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस बात से नाराज थी क्योंकि जियाउल हक खुलकर इजराइल के दुश्मन फिलिस्तीन का सपोर्ट करते थे। लेकिन जिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिया ये मानने लगे थे कि उनको कोई छू भी नहीं सकता। उनके ऊपर CIA का हाथ था, अमेरिका से अरबों डॉलर की फंडिंग आ रही थी, इसलिए वो बेफिक्र थे। लेकिन फिर उस प्लेन क्रैश से सब कुछ बदल गया। इस क्रैश में इतने लूप होल और इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई कि हर कोई आज भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या होगा जिससे ये प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन इन थ्योरीज पर जाने से पहले आइए जानते हैं आखिर उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। बहावलपुर में वो 2 दिनों तक क्या कर रहे थे। दोस्तों 17 अगस्त से एक दिन पहले ही 16 अगस्त के दिन राष्ट्रपति जियाउल हक बहावलपुर पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें एक नन की हत्या के मामले में यहां आना था। लेकिन उनका असली मकसद बहावलपुर से कुछ दूरी पर मौजूद टामेवाली नाम की एक जगह पर अमेरिका के MI अब्राहम टैंक का प्रदर्शन देखना था। द डॉन अखबार की तब की रिपोर्ट के हिसाब से जिया टैंकों के प्रदर्शन से कुछ खास खुश नहीं थे। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने लौटने की ठानी। इसके बाद जनरल जिया और उनका कारवां हेलीकॉप्टर से बहावलपुर लौट आया। यहां सबने आर्मी मेस में दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद जिया लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस में बैठ गए। यह अमेरिका का जहाज था और इसे पाक 1 भी कहा जाता था। जिया की आदत थी कि वो अपने साथ किसी अफसर को ले जाया करते थे। उस समय के पाकिस्तानी आर्मी जनरल असलम बेग ने बताते हुए कहा था कि पाकिस्तानी प्रोटोकॉल था कि वी डिड नॉट वांट टू पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे सीनियर अफसर एक जहाज या एक हेलीकॉप्टर में साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन जनरल जिया इस उसूल को या प्रोटोकॉल को खुद वायलेट करते थे। उनकी आदत थी कि जिसे वो पसंद करते थे उससे कहते थे आओ बैठ जाओ। उस दिन भी कोई 6 या 7 अफसर थे जिनको उन्होंने अपने जहाज में बिठा लिया। उनका मैनिफेस्ट में नाम भी नहीं था। इसमें फौज के कुछ अफसरों के अलावा 2 अमेरिकी भी जिया के न्योते पर प्लेन में सवार हुए। इनमें एक पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत आर्नोल्ड राफेल थे और दूसरे US आर्मी के ब्रिगेडियर हर्बर्ट वेसब। फिर दोपहर 3:40 पर उनके प्लेन ने टेक ऑफ किया। इस प्लेन में टोटल 30 लोग थे। इसमें से 17 पैसेंजर थे और 13 लोग केबिन क्रू के मेंबर थे। 10 मिनट तक तो प्लेन ठीक से उड़ा, लेकिन उसके बाद करीब 3:51 पर प्लेन का कांटेक्ट ATC से टूट गया। इस प्लेन को उड़ा रहे थे विंग कमांडर मासूद हसन। इस जिम्मेदारी के लिए खुद जनरल जियाउल हक ने उन्हें चुना था। प्लेन उड़ते ही ATC ने अपना रूटीन सवाल पूछा, प्लेन की पोजीशन क्या है। विंग कमांडर मासूद ने इसका जवाब देते हुए कहा, पाक 1 स्टैंड बाय। इसके बाद मासूद चुप हो गए। कंट्रोल टावर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रह गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। 10 मिनट के अंदर ही जियाउल हक का प्लेन गायब हो गया। वैनिटी फेयर्स के लिए लिखी एक रिपोर्ट में अमेरिकन पत्रकार जे एपस्टीन ने तब इस घटना का ब्यौरा दर्ज किया था। वो लिखते हैं कि पास के गांव वालों ने देखा कि प्लेन आसमान में हिचकोले खा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे आ रहा था, मानो किसी अदृश्य रोलर कोस्टर पर बैठा हो। तीसरे गोते में प्लेन सीधे जाकर जमीन से टकराया और नोक के बल रेत में धंस गया। कुछ ही पल बाद प्लेन में आग लगी और पूरा प्लेन आग का गोला सा बन गया। शाम तक ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस प्लेन क्रैश के बाद जो जो चीज़ें हुई उसने एक साजिश की तरफ इशारा किया। लगने लगा कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में कुछ तो झोल है। पहली बात यह थी कि इस हादसे के शिकार हुए किसी भी व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। इस्लाम का हवाला देकर हर बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया गया। खैर, जियाउल हक का पूरा शरीर ही खत्म हो गया था। उन्हें पहचाना भी गया था तो जबड़े के DNA से। दूसरी बात यह थी कि इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स कभी मिला ही नहीं। ब्लैक बॉक्स वो होता है जिसमें प्लेन में होने वाली सारी बातचीत का रिकॉर्ड रहता है। ये बॉक्स बहुत मजबूत होता है। रेयरली ऐसा होता है कि ये खराब हो जाए, लेकिन इस क्रैश में ये बॉक्स आज तक नहीं मिला, या शायद मिलने नहीं दिया गया, कई बातों को छिपाने के लिए। यही नहीं, जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेजर जनरल महमूद दुर्रानी ने उनके पिता से बार बार जिद की थी। मजबूरी में चिढ़कर उन्हें बहावलपुर जाना पड़ा था। इसीलिए शक ये गया कि यह प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं था। ऊपर से इस प्लेन की पूरी रिपोर्ट भी कभी भी पब्लिक नहीं हुई। इस वजह से एक नहीं कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगातार निकलकर सामने आई, जिसमें शक की सुई कई लोगों पर आई। रॉ, KGB, CIA, मोसाद, भुट्टो समर्थक या जिया के अपने ही जनरल। इन सब में वो बात थी जो जिया को रास्ते से हटा सकती थी।
खैर, सबसे पहले बात करते हैं उनके प्लेन क्रैश को लेकर हुई जांच की। जियाउल हक के बाद अगले राष्ट्रपति बने गुलाम इशाक खान। इशाक खान के टाइम पर यूएसए और पाकिस्तान की एक जॉइंट टीम ने ये जांच की, क्योंकि इसमें अमेरिका के भी 2 लोग मारे गए थे। हालांकि जांच एजेंसीज ने 2 अलग अलग कंक्लूजन दिए। अमेरिका ने कहा कि ये क्रैश टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि इस क्रैश से पहले प्लेन एकदम ठीक था और ये एक्सीडेंट एक साजिश थी, क्योंकि प्लेन के एलिवेटर बूस्टर पैकेज में छेड़खानी की गई थी। हालांकि यूएसए ने ऐसी किसी बात से भी मना किया था। अब ब्लैक बॉक्स था नहीं, तो एग्जैक्टली क्या हुआ उस वक्त ये बता पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसी मुश्किल सिचुएशन के फॉग में कई अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आई। सबसे पहला शक गया CIA के ऊपर। इसके पीछे की वजह थी कि जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ने जब अपने पिता के लिए केस लड़ने की कोशिश की, तब उन्हें केस लड़ने में काफ़ी दिक्कतें हुई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि लॉकहीड मार्टिन पर वो केस करना चाहते थे। ये वो कंपनी थी जहां से C-130 प्लेन या पाक 1 प्लेन बना था, लेकिन उन्हें ये केस करने नहीं दिया गया। उनके पापा की जान पहचान के पुराने विदेशी लोगों ने उन्हें समझाया कि तुम्हें अभी भी पाकिस्तान में और दिनों तक रहना है। यह इस बात की ओर इशारा था कि कोई है जो उनको केस नहीं करने दे रहा। हालांकि अपने पिता के लिए एजाजुल ने केस करने की कोशिश दोबारा की। उन्होंने अमेरिका के एक वकील को भी इसके लिए मना लिया था, जिनका नाम था ली बेली। ली ने पहले तो जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बाद में उन्होंने अचानक ही एजाजुल के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। बाद में पता चला कि उन्हें एक सरकारी अधिकारी ने लंच पर बुलाया था, जिसके बाद ये सब हुआ। इन सब बातों से अमेरिका की CIA पर शक गया। इसके अलावा जॉर्ज क्रिले नाम के एक लेखक हैं, जिनकी मशहूर किताब चार्ली विल्सन्स वॉर में दावा किया गया कि जब अफगान युद्ध चल रहा था, तब जिया और अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के बीच में एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिका इस डील से पीछे हटने लगा था। फिर जियाउल हक ने भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन मुजाहिदीनों को भी हथियार देना जारी रखा जो अमेरिका के खिलाफ सोचते थे। यही वजह है कि जब जियाउल हक अमेरिका के हाथों बाहर जाने लगे, तो जिया को अमेरिका ने रास्ते से हटा दिया। हालांकि उस समय जो हमारे यहाँ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ थे आनंद कुमार, वो ऐसा नहीं मानते। आनंद कुमार वर्मा का मानना था कि CIA के पास जिया को हटाने के लिए कोई अच्छी वजह या अच्छे रीज़न मौजूद नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस प्लेन में सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं मरे थे, बल्कि अमेरिका के एम्बेसडर की भी मृत्यु हुई थी। उनके हिसाब से तो CIA के लिए जिया बहुत बड़े मददगार थे। अफगानिस्तान में CIA का सबसे बड़ा एसेट ही जियाउल हक थे। इस तरह से CIA के शामिल होने की थ्योरी पर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। ऐसे ही एक थ्योरी है कि इजराइल की मोसाद ने जियाउल हक का प्लेन क्रैश कराया। ये थ्योरी भी जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ही बताते हैं। वो कहते हैं कि हादसे से कुछ महीने पहले एक पायलट को गिरफ्तार किया गया था, जो कि मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था। उस प्लेन में उसके पिता भी थे। ये जब उसको पता चला तो उसने नर्व गैस होने की बात बताई। यहीं पर आती है थ्योरी आम की पेटी वाली, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी। दरअसल जब जियाउल हक प्लेन पर चढ़े तो उनके साथ आम की कुछ पेटियां थी। यहाँ से खबर उड़ाई गई कि उन आम की पेटियों में नर्व गैस भरी हुई थी। जब प्लेन उड़ा तो ये गैस लीक हुई, जिससे सब बेहोश हो गए। जिस बारीकी से ऑपरेशन किया गया था, उससे कई लोगों को लगा कि ये मोसाद का किया धरा है, लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया। कहा गया कि आम की सभी पेटियों को अच्छे से चेक किया गया था और वो सारी पेटियां सही थी। इन सभी के बाद शक गया जियाउल हक के अपने खास लोगों पर, जैसे कि जनरल मिर्जा असलम बेग, जिन्होंने जियाउल हक के कुछ ही मिनट बाद उड़ान भरी थी। उन्होंने क्रैश का पता चलने के बाद उस जगह का मुआयना भी किया था, लेकिन प्लेन को बहावलपुर उतारने की जगह वो सीधे चले गए थे इस्लामाबाद। कई लोग मानते हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद उन्होंने ये जहमत नहीं की कि वहां उतरकर खुद हालात का जायजा लिया जाए। आरोप लगता है कि वो इस्लामाबाद पहुंचकर टेक ओवर करना चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया। हालांकि जनरल बेग ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया। अब दोस्तों आखिरी थ्योरी आती है रॉ और KGB के शामिल होने की, लेकिन उस समय रॉ इतनी एडवांस नहीं हुई थी जितनी कि अब है। तब यह ग्रुप नया नया ही था। वहीं KGB यानी कि सोवियत संघ के संगठन के पास भी उस समय क्रैश के टाइम पर कोई पुख्ता वजह नहीं बची थी, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ था तब तक सोवियत की हार हो चुकी थी अफगानिस्तान में, और जियाउल हक को रास्ते से हटाने के लिए कोई भी मोटिव रूस के पास अब बचा नहीं था। इस तरह दोस्तों थ्योरीज कई हैं, लेकिन जनरल जियाउल हक की मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा समय तक प्रेसिडेंट रहने वाला शख्स कैसे मरा, यह आज भी एक रहस्य है। अब आपको क्या लगता है,
क्या ये मिस्ट्री कभी सुलझ पाएगी या फिर ये इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।